हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस को समझा था, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा था। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम आराम से कवर करेंगे। और चूँकि ये जो न्यूट्रिशन है या एक्सक्रीशन है, ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हैं, तो हम आराम से समझ के पढ़ते हुए चलेंगे। मतलब बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन को। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि असेंशियल लाइफ प्रोसेस 4 प्रकार की देखी थी। एक तो थी न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। तो ये 4 टाइप की हमने लाइफ प्रोसेस देखी थी। जो लाइफ प्रोसेस क्या है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना एक इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकता, उनको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले हम लेते हैं न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी इस अर्थ पर है, जो भी एग्जिस्ट करता है, उसको पोषण की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, बॉडी का कोई भी पार्ट है, हर कोशिका को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ना। तो अब ये न्यूट्रिशन कैसे होगा? ठीक है, ये भी कई टाइप का हो सकता है। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनमें पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि लीफ है, ग्रीन लीफ है। अब इसका अगर अपन इधर से इसको काट लें, ठीक है, और ऐसे देखें तो कुछ इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, ऊपर नीचे इसमें स्टोमेटा भी होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सेल्स हैं, सेल्स में, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक इंट्रासेल्यूलर एक वो है, मतलब इंट्रासेल्यूलर एक कंपार्टमेंट है, या फिर इसको बोल सकते हैं एक ऑर्गेनील है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन के बहुत सारे जाल होते हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन के स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे स्टैक होते हैं। तो इनमें पिगमेंट होते हैं, इन स्टैक्स में पिगमेंट होता है। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये जो हम सुनते हैं ना, ये सारे पिगमेंट इसमें होते हैं। तो अब ये कैसे इसमें सनलाइट से केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? तो जब क्या होता है कि जब लीफ पे सनलाइट आती है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है। ये स्ट्रक्चर है ये है कहाँ? ये पहले प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ग्रेनम या ग्राना इसको बोलते हैं, और ये है थाइलाकॉइड। थाइलेकॉइड, ठीक है। बेसिकली ये ग्राना और थाइलेकॉइड ये है क्या चीज? ये एक्चुअली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि इस टाइप से स्टैक लाइक होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी पड़ती है प्लांट पे, लाइट से केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी? तो ये जो पिगमेंट हैं ये एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, उसमें से 2H+ आयन, जैसे कि जो वाटर होता है ना, ये क्या होता है? 2H+ आयन प्लस ½ O2। ऑक्सीजन जो होती है, हमने देखा ना कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, कैसे रिलीज करते हैं? ये जो वाटर है इसका फोटोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटोलाइसिस होगा तो ये अपना पॉजिटिव आयन रहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर देता है। तो ये ट्रांसफर करेगा, ये बाद में जो इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं ना, ये रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, जिससे ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है ना। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन जब इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जब रिमूवल होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसको बेसिक आप इतना ध्यान रखें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ग्राना है और थाइलेकॉइड है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनमें पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये पिगमेंट लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वाटर की फोटोलाइसिस करते हैं। अब ये सारी चीज कहाँ हो रही है, ग्रीन लीफ में हो रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ग्रीन लीफ में। अब लीफ का अगर हम ऐसे काटें उसको बीच में से, तो जो लीफ होती है ऊपर साइड चिकनी होती है, जो बैक्सी कुटिकल होती है उसकी बैक्स। ये बैक्सी क्यों होता है, मतलब इधर ये इसलिए क्योंकि बैक्स जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी प्लांट पे इस पे पानी पड़ेगा ना तो पानी अंदर नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि बैक्स के कारण पानी पूरा नीचे निकल जाएगा। और जो नीचे होती है, नीचे स्टोमेटा सबसे ज़्यादा होते हैं, नीचे थोड़ा रफ होता है, वहां पे स्टोमेटा होता है। अब स्टोमेटा क्या बोला है देखते हैं जरा। स्टोमेटा बेसिकली क्या है, स्टोमेटा को हम समझते हैं तो स्टोमेटा है एक छिद्र जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में पहुंचेगी। ठीक है, तो ये छिद्र कैसे है, ये दो सेल्स हैं जो जब टर्जिट होती हैं, यानी जब इनमें इम्बाइब होके पानी चला जाता है तो ये फूल जाती हैं, टर्जिट हो जाती हैं। और जैसे ही टर्जिट होती हैं तो इनके बीच में एक पोर बन जाता है, बीच में एक छिद्र बन जाता है, ये इधर। ठीक है, तो इस छेद से, इस पोर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी लीफ के, क्योंकि आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत इसलिए क्योंकि इसी से तो ग्लूकोज बनना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ही ग्लूकोज बनता है। क्या है इसका जो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है, अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, CO2 प्लस H2O इक्वल टू ग्लूकोज। ठीक है, 6CO2 6H2O टू ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज बना था। ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले अंदर लेना होगा। वाटर तो रूट से आ ही रहा है ना, जड़ों से वाटर तो आ ही जाता है सारी सेल्स में। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन के लिए स्टोमेटा का काम होता है ऑक्सीजन का, गैसेस का एक्सचेंज करना। और लीफ के इधर बीच में ये एपिडर्मिस है, दोनों तरफ ही एपिडर्मिस होगी ना, तो इधर एयर पॉकेट्स होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जहाँ खुलते हैं वहाँ एयर चैम्बर्स होते हैं जिनमें गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है, उनको एयर पॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक आएगी। अब जरा देखते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होती है। तो लाइट रिएक्शन वो है जो लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में होती है। ग्राना में कौन सी होती है, जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है, वो लाइट रिएक्शन है। और वो होगी कहाँ, ग्राना में, ग्राना थाइलेकॉइड में। ठीक है, और ये क्या है क्लोरोप्लास्ट का, ये पार्ट क्या है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये लिक्विड जो होता है इधर, है ना, स्ट्रोमा। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें डार्क रिएक्शन होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसमें इधर पे ग्लूकोज बनेगा। चलिए ठीक, इतनी बात हमने समझ ली, अपन को इतना ही जरूरी है, इससे ज़्यादा डीप में जाना भी नहीं है। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आते हैं, एक तो होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रो मतलब सेपरेटली ये, और पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो हम पहले सेप्रोफाइटिक देखते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब सेपरेटली ये क्या करती, फंगस क्या करती है, कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करती है कि डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो सड़ रही है, गल रही है, उधर पे कुछ एसिड रिलीज करेगी और उसको वहीं बाहर डाइजेस्ट करके और इम्बाइब कर लेगी। ठीक है, वो डिफ्यूज होकर पूरा सब्सटेंस चला जाएगा। सेप्रो मतलब बॉडी के बाहर कर रहा है, बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर रहा है, फिर न्यूट्रिएंट खींच ले रही है। तो ये क्या चीज़ है, फंगस। फंगस तो आपने नाम सुना ही होगा। फंगस मतलब फंगस बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, फफूंद बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपने बरसात में देखी होगी, बहुत से फूड प्रोडक्ट्स पे आ जाती है फंगस, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, सारे कलर की होती है, बहुत सारी। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं पैरासाइटिक।
ये सब हम क्या देख रहे हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो पैरासाइटिक क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको सर्वाइवल के लिए काय की जरूरत पड़ेगी, होस्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें मलेरिया होता है, कौन से जीवाणु से, कौन से उससे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम से। ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है। तो इसमें क्या है, होस्ट को तो नुकसान होता है और जो ये है प्लाज्मोडियम, इस ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रिशन। बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, हम आगे की क्लासों में और पढ़ेंगे, मतलब आगे डिटेल में। और जो अपना न्यूट्रिशन है अपना कैसा होता है? होलोजोइक होता है। ठीक है, होलोजोइक मतलब हम फूड लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारा भी हेट्रोट्रॉफिक हुआ ना, होलोजोइक मतलब पूरा फूड हम खाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन का हम डिटेल में न्यूट्रिशन पूरा लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब थोड़ा अमीबा पर नज़र डाल लेते हैं। तो अमीबा का क्या होता है? अमीबा का भी होलोजोइक ही होगा, है ना। इसको ये क्या करता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो सराउंडिंग में जब भी कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, ये अपने सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। ये कोई भी शेप ले सकता है ये अमीबा, है ना। तो अमीबा क्या करेगा, ऐसे अपने जो है लेग टाइप के ऐसे बनाएगा, अपने सूडोपोडिया बनाएगा, इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। और उसको क्या है, कैच कर लेगा, पूरा एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, और फिर एक वेसिकल बना लेगा। ठीक है, इधर से मेम्ब्रेन जुड़ जाएगी और ये वेसिकल आ जाएगी अंदर, फूड वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, जिसमें फूड रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये अमीबा का न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन के न्यूट्रिशन को, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेट्रोट्रॉफिक, है ना, होलोजोइक। तो ह्यूमन का हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया डायग्राम। ठीक है, ये हो गया माउथ। ठीक है, इसको ओरल ओरिफाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये होगा ईसोफेगस, ये हो गया स्टोमक, ये हो गई इधर क्या है, कॉइल्ड। एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लेना आप लोग। ये होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होती है एनस। ठीक है, तो हम देखो समझते हैं। देखो ह्यूमन के केस में क्या है कि हमारा जो फूड है, फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, काय का बना होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब आप बताइए कि ये क्या एब्जॉर्ब हो सकती? ये बहुत ही मैक्रोमोलिक्यूल हैं। जैसे प्रोटीन काय का बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट काय का बना होता है? ग्लूकोज का। पॉलीमर है ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब पॉलीमर फॉर्म में होते हैं। तो ये जो पॉलीमर हैं ये अपनी जो इसकी जो बाहरी जो मेम्ब्रेन है ना, इससे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जैसे पेट में जाएगा, स्टमक में, तो वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, है ना। वहाँ से सिंपलर फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली काम ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये काम होता है। अब माउथ से हम बकल कैविटी से जब फूड लेते हैं, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं अपनी, तो फूड उनमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, मिक्स होगा और सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एमाइलेज सीक्रेट होता है? माउथ में एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है। और ये एमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है किस चीज़ को? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस माउथ से ही चालू हो जाएगी। जैसे ही अपन खाना खाएंगे डाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, और फिर ये पास होगा, फिर हम उसको
टंग से ऐसा पुश करेंगे, ठीक है, तो ऊपर जाएगा। और जो एपिग्लोटिस होता है वो आपकी ट्रैकिया को कवर कर लेगा ताकि विंड पाइप में ना जाए खाना। जैसे चावल वावल का दाना है तो वो विंड पाइप में ना जाए, ऐसे कवर कर लेता है। और फिर वो आएगा फूड ईसोफेगस में। तो जो इतना मूवमेंट होता है शुरू का, जो चबाने का है, वो आपके कंट्रोल में होता है। एक बार फूड इसमें आ गया ईसोफेगस में, फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। फिर इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। ये जो आपका जो पूरा गट है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? तो ये इसकी जो मसल्स होती है इसकी बाल पे, जो पूरा गट है इसकी बाल पे, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को एक प्रॉपर वे में डायरेक्ट करने के लिए, प्रॉपर वे में उसको चलाने के लिए, है ना, इसकी मूवमेंट की ज़रूरत होती है ना। अगर अपन सिर के बल होके भी खाना खाएं ना तो वो पेट ही में जाएगा, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ लेते हैं। अब उसके बाद क्या, हमारे अब इसमें क्या होता है, पेट में पहुंचता है जब खाना तो HCl सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं उनसे HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है काय को, प्रोटीन को। प्रोटीन काय का बना होता है, अमीनो एसिड्स का। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन काय में, अमाइनो एसिड्स में, या छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल में, उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये पेप्सिन का काम होता है। अब पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो क्या सीक्रेट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप लोग सोचोगे कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड, इतना एसिडिक चीज हमारे पेट में क्या कर रही है, इससे तो पेट को नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए, इतना इतना खतरनाक एसिड जब सीक्रेट हो रहा है पेट में, तो उसके लिए क्या होता है, म्यूकस भी सीक्रेट होती है। ये स्लाइमी बहुत ही चिपचिपा सा वो है पदार्थ है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, म्यूकस, ठीक है। तो ये भी सीक्रेट होगा ताकि हार्म ना हो, जो इसकी वॉल है ना स्टमक की, इसको कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो ये, और दूसरी चीज HCl ये भी करता है, जैसे कि हमारे खाने में कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए या कुछ भी ऐसे पैथोजन वगैरह आ गए तो उनको भी ये किल कर देगा। तो ये HCl का काम होता है। तो पेट में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, ठीक है। और हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सीक्रेट हुआ था, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज को बहुत ज़्यादा pH की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो वहीं से मतलब डाइजेशन चालू हो जाता है। अब खाना जब इधर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है तो फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज़ें, जो लीवर होता है ना, इधर लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर से क्या क्या रिलीज होता है, एक तो लिपेज और एक होता है ट्रिप्सिन, और लिपेज सीक्रेट होता है, और बाइकार्बोनेट साल्ट, ठीक है। अब हम एक एक करके इनका देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो हमारे खाने में फैट भी तो होगी, ऑयल, ठीक है। अब ऑयल के सरफेस एरिया को कम करने के लिए ये जो साल्ट होते हैं ना, इनका काम होता है। ये क्या करते हैं, ऑयल का जो सरफेस टेंशन है, सरफेस एरिया है, ऑयल की बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में बदल देते हैं, ताकि जो लिपेज है ना वो ठीक से एक्ट कर सके, ठीक है। तो ऑयल से क्या, ऑयल का फैट का की बनी होती है, फैटी एसिड की। फैट जो होती है फैटी एसिड से बनी होती है। फैट की यूनिट क्या है, फैटी एसिड। तो इस फैट को फैटी एसिड में तोड़ना है ना। तो इसलिए ये पहले सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ये साल्ट है ना, साल्ट बढ़ा देंगे उसका सरफेस एरिया, फिर लिपेज आएगा और इसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ देगा और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ट्रिप्सिन का काम होता है जो बचा खुचा और प्रोटीन है जो बच गया उसको और वो करें, मतलब, ठीक है, उसको और डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब धीरे धीरे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो लगभग 6 मीटर है। अब इतनी बड़ी इंटेस्टाइन का क्या जरूरत थी, तो जरूरत इसलिए थी कि हमारी जो ये डाइजेशन की प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, ठीक है, और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, 6 मीटर अप्रोक्स, ठीक है।
और जो ये होती ना लार्ज इंटेस्टाइन, ये लगभग 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, तो फाइनली वाटर एब्जॉर्ब होगा जो एक्स्ट्रा है, जो भी खाने में हमने लिया है। ठीक है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और फाइनली जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो क्या होगा, एनस से, ये एनल कैनल, एनस से सी पूरा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे, एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये हुआ ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बच गई हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कवर होंगी। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी बताएं, वो लोग भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे थोड़ा चैनल का सपोर्ट होगा, और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।